हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में जहाँ हम लोग इन्वायरमेंटल बॉटनी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल बॉटनी की ये लास्ट क्लास है। इसमें 32 क्वेश्चन है और हम लोग इसको कवर करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो सहयोग, जो प्यार, जो सपोर्ट दिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से और सब्सक्राइब के माध्यम से, तो हम आपको लास्ट तक एक पूरा टॉपिक, पूरे सब मतलब चैप्टर दिखा देंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। उसके बाद आप जो कहेंगे वो चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने के आपको प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छा सम्मान कमेंट बॉक्स में मिला। उसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। आप लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम इन्वायरमेंटल बॉटनी के बाद कौन सा टॉपिक, अपना कौन सा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको कमेंट बॉक्स भी दिखाएंगे। जो आप लोगों का प्यार मिला है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे 5 क्वेश्चन के बाद। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट? जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है? ऑप्शन: वेल डेवलप्ड स्क्लेरेंकाइमा, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, एयर स्पेस या फिर क्यूटिकल। इसका सही जवाब जो हम लोगों ने देखा था ऑप्शन सी था, एयर स्पेस यानी कि वायवीय क्षेत्र। जलमग्न जलोद्भिद में एयर स्पेस पाया जाता है। ये जल के अंदर रहते हैं। प्रारंभ में इनका संपर्क तली से रहता है, लेकिन थोड़े देर बाद मतलब ये क्या होता है, इनका तली से जो है संपर्क टूट जाता है। ये जो उससे जुड़े रहते हैं तलछटी से, वहाँ से इनका संपर्क टूट जाता है और ये ऊपर की तरफ क्या होते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। इनका बाहर की वायु से संपर्क नहीं रहता है, ठीक है, और ये अंदर से ही डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उसी से अपना काम चलाते हैं। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व ऑक्सीजन से। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पादपों में सामान्यतः होता है एक सुविकसित एक्वेटिक प्लांट है व वेल डेवलप्ड। क्या होता है? जलीय पादप जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं उनमें एक वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है, या फिर स्टोमेटा सिस्टम होता है, रूट सिस्टम होता है, या एरनकाइमा सिस्टम होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वायतुकी यंत्र यानी कि एरनकाइमा सिस्टम। जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जितने भी जलीय पादप होते हैं, उनका जो है एरनकाइमा सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। ये जलीय पौधों में तैरने के लिए उन्हें जो है सहायता करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शंकन स्टोमेटा आर फाउंड इन, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रोफिटिक, जीरोफिटिक, मीजोफाइट्स या फिर पैरासाइट्स। किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स या पैरासाइट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरुद्भिदों में यानी कि जीरोफाइट्स में। धसे हुए यानी कि सेकेंड स्टोमेटा, जीरोफाइट्स पौधे में पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधे, जैसे आप लोगों ने नागफनी का नाम सुना होगा, नागफनी हो गया, इसके अलावा आप लोगों ने कनेर देखा होगा, मदार देखा होगा। इन सब पे जो है पानी का ज़्यादा अवशोषण ना हो पाए, ज़्यादा पानी बाहर ना निकल पाए, इसलिए इनमें जो है रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, वो अंदर की तरफ धस जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्व, कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? कौन सा तत्व जैविक इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्लांट एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर या जिंक। तो हम सभी को पता है जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाते हैं। तो मॉलिब्डेनम यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी बहुत कम मात्रा पौधे में आवश्यक होती है। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनकी कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मॉलिब्डेनम जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। मॉलिब्डेनम के और बहुत सारे कार्य होते हैं। क्या होता है? तो मॉलिब्डेनम जो है ये नाइट्रोजन उपचायक की क्रिया में नाइट्रेट रिडक्टेज नामक उत्प्रेरक को क्रियाशील करता है। मॉलिब्डेनम अमीनो अम्ल सांद्रता को संचालित करता है। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे आप विटामिन सी के नाम से जानते हैं, इसके संश्लेषण में भी मॉलिब्डेनम
अच्छा रोल प्ले करता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की रक्षा करता है। और इसके अलावा ये जो करता है कि मॉलिब्डेनम की अगर कमी हो जाए तो इसकी जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि उनकी पत्तियां जो है वो पीला पड़ के झरने लगती हैं। तो पत्तियों को पीला पड़ने से भी बचाने का कार्य मॉलिब्डेनम करता है। इसके अलावा ये जो करता है, अगर इसकी कमी हो जाए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कलीफ्लावर जिसे फूल गोभी कहते हैं, इसमें एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं, इंग्लिश लिख देते हैं, हुई पेटल हुई पेटल नामक बीमारी इसी मॉलिब्डेनम की कमी के कारण फूल गोभी यानी कि कलीफ्लावर में देखने को मिलता है। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव संबंधित है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे रिलेटेड है? ग्लोबल ग्रीन एल्गी, ग्लोबल वार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन प्लांट या फिर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इन हाउस। तो इसका जवाब आई होप सबको पता होगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव जो है ये, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ये वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर आरोपित वह उष्मीय प्रभाव है जो वायुमंडल में उपस्थित कुछ ऐसी गैसों के कारण उत्पन्न होता है जो सूर्य से आने वाली औरक्त किरणों को पृथ्वी की ओर निर्गत करने में सक्षम होती हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जैसे ये सन है, सन से जितनी भी किरणें आ रही हैं वो तो पृथ्वी पर बड़े आसानी से पहुंच जाएंगी, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के कुछ गैसेज होंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेस क्या करेंगे, जो पृथ्वी की गर्मी है उसको ऊपर नहीं जाने देंगे, इसके ऊपर जो है ये जा नहीं सकता है। तो इसी कारण पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं कि वायुमंडल से, यानी कि सूर्य के प्रकाश को नीचे तो आने देंगे लेकिन नीचे की गर्मी ऊपर नहीं जाने देंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा अगर बात करें नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहते हैं, इसके अलावा ओजोन यानी कि O3, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसे हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं, वाटर वेपर जिसे जलवाष्प कहा जाता है, ये भी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग वीडियो के कमेंट ले लेंगे। आप लोग का कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत मोटिवेशन मिला। हम आपको अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बुक के साथ अगर आप बॉटनी जूलॉजी किसी और बुक का डिस्कस करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे सपोर्ट किए, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम आपको अपना ज़्यादा, मतलब जितना बेस्ट हो सकेगा उतना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी और बुक के क्वेश्चन करने हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द डैमेज ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन। क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होता है आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो देखिए हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों से मिलकर बना होता है। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर आपका होता है एक्सोस्फीयर। इन 5 परतों से मिलकर बना होता है। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इस ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। उसके बाद होता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो इसी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। ये जो है ओजोन परत, अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुंचा रहा है, तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली गैस है CFC, जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये निकलता कहाँ से है, तो हमारे घरों में मौजूद फ्रिज जिसे रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, इसके अलावा AC, इन सब से जो है CFC गैस बहुत मात्रा में निकलती है। और ये परावैंगनी किरणें ये जो है ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, जिससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज जो होगा वो सीधे पृथ्वी पर आएगा और ह्यूमन जो होगा उसको क्या करेगा, स्किन संबंधित बीमारी फैलाएगा। त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़ा कैंसर जैसे बीमारियां जो है फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया कि ओजोन कहाँ है, तो अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रेटोस्फीयर में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, जैसा कि मैंने आपसे कहा 5 क्वेश्चन बाद हम कमेंट लेंगे। 5 क्वेश्चन बाद हम कमेंट देख लेते हैं। हमारे पास कमेंट आया है मन्नू अंसारी जी का, इन्होंने 43 मिनट पहले कमेंट किया है। मन्नू अंसारी जी, आपको दिल से धन्यवाद। आपने लिखा नाइस सेशन मैम, तो थैंक यू सो मच मन्नू अंसारी जी। उसके अलावा आया है निखिल अकृत पांडे का,
थैंक्स मैम, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच निखिल जी। उसके बाद BWU का आया नाइस क्लास, थैंक यू। उसके अलावा नीलम यादव जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टार्ट UPPSC GIC केमिस्ट्री बुक। तो प्लीज़ आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम केमिस्ट्री की केमिस्ट्री मुझे खुद नहीं आती, तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊँगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप जूलॉजी बॉटनी की कोई और बुक के डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम आपको वो बुक लाके पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं जूलॉजी बॉटनी की तो हम वो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते, ठीक है? उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स आपका जो TRE 4.0 का एग्ज़ाम है, TRE 4.0 उसका जो 6 to 8 का एग्ज़ाम है, उसके केमिस्ट्री फिजिक्स जो है बहुत जल्द हम आपको कराने वाले, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो, क्योंकि उसमें साइंस आता है। तो जो लोग साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं वो उसको देख सकते हैं। उस लेवल 6 to 8 लेवल की केमिस्ट्री फिजिक्स जो है हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। बाकी हम PCS लेवल या फिर PSC लेवल या फिर TGT PGT लेवल का केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं करा पाएंगे, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है? इसके अलावा कमेंट आया हुआ है अजय प्रकाश जी का, नीलम यादव जी का, किरण गौतम जी का, अभिजीत अवस्थी जी का। आप लोग को दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। प्रियंका ठाकुर, BWU, नीलम यादव, अभिजीत अवस्थी, नीलम यादव, लीला कुमारी, किरण गौतम, आप लोगों ने सपोर्ट और सहयोग दिया, उसके लिए हम आपको सच में दिल से धन्यवाद देते हैं। आई होप आप लोग का प्यार और सहयोग ऐसे ही बना रहेगा और हम लोग एक साथ मिलकर अपना ये जो नॉलेज कॉर्नर परिवार है इसको ऐसे ही लगातार बढ़ाते रहेंगे। और हमारी मोटिवेशन के लिए आप केवल ना मेरे कहने पर बल्कि बिना मेरे कहे ही एक कमेंट आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर डाला करिए, या फिर अगर कोई क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया करिए। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा। अगर आप कहेंगे तो हम बहुत जल्द आपके लिए थ्योरी क्लासेस भी लेकर आएंगे। राइटिंग पैड ले लेंगे, राइटिंग पैड पे आपके लिए थ्योरी क्लासेस भी करवा देंगे अगर आप चाहते हैं तो। इसके अलावा जब हम ये क्लास आज ख़त्म कर लेंगे तो अभी हम आपको बॉटनी के सिलेबस बता देंगे, टॉपिक बता देंगे कि TGT PGT PCS लेवल के टॉपिक क्या होते हैं। आप जो कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम वही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनरिटी नॉट अ एयर पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन साधारणता वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन। कौन सा साधारणता वायु प्रदूषक नहीं है? तो देखिए इसमें एक ऐसा नाम लिखा है ना जिसको आप जो है सबसे पहले मार्क कर देंगे कि हो सकता है ये वायु प्रदूषक ना हो, हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये वायु प्रदूषक है जिसे हम लोग वायु प्रदूषक मानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये साधारण वायु प्रदूषक नहीं है। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस के लिए। अगर आपसे पूछ लिया कि ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा नहीं है, तब आप कार्बन मोनोऑक्साइड लगा के आएंगे, लेकिन अगर साधारण नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड लगा के आएंगे, ठीक है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है जो भूमंडलीय तापन में वृद्धि करता है, ठीक है? इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ये जो है वायु प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, एक औषधि जीव भू रासायनिक चक्र होता है। आ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल इज कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या सल्फर साइकिल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर साइकिल। एक औषधि जीव यानी कि जो सेडिमेंट्री जीव होता है वो भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत सल्फर साइकिल आता है, ठीक है? यानी कि गंधक चक्र जो है वो आता है। गैसीय चक्र के अंतर्गत कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल, हाइड्रोजन ये सारे चक्र आते हैं। सजीव सल्फर का उपयोग कर सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जिसे मीथेनिन और सिस्टीन कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, एंजाइम, कलातंत्र, कुछ सह एंजाइम, विटामिन व न्यूक्लियोप्रोटीन आदि का निर्माण करते हैं, ठीक है? और इन्हीं को सल्फर चक्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन सो। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर क्या दर्शाते हैं? फंक्शनल लेवल, एनर्जी लेवल, निशे या फिर रोल ऑफ स्पीसीज। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर क्या दर्शाते हैं? तो जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो पोषक स्तर होते हैं यानी कि जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो एनर्जी लेवल दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? एनर्जी लेवल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक सीधी खाद्य श्रृंखला होती है। इस खाद्य श्रृंखला में अगर बात करें सबसे नीचे प्रोड्यूसर होते हैं, फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अगर पूछा जाए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है? प्रोड्यूसर होते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है? तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे अगर बात करें तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे शाकाहारी होते हैं यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। अगर आपसे पहला ट्रॉपिक लेवल पूछा जाए तो प्रोड्यूसर होगा। अगर आपसे
प्राइमरी कंज्यूमर पूछा जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और इन्वायरमेंटल बॉटनी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल पे कौन आता है? प्रोड्यूसर आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर किस ट्रॉपिक लेवल पे आता है? सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मांसाहारी। मांसाहारी आपका सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आता है और ये सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, इस पे आपका सर्वाहारी होता है और इसके ऊपर जो होते हैं आपके जितने भी क्या बोलते हैं उनको, डिकम्पोजर्स आपके फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला जो है क्या दर्शाती है? ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। अब ये ऊर्जा स्तर को कैसे दर्शाती है? मान लीजिए ये आपकी खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला है, तो ऊर्जा जो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे बस 10% ही स्थानांतरित होती है और ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा ही होता है, यानी कि अपवर्ड ही होता है, हमेशा सीधा होगा, ठीक है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ऊर्जा जो है 10% जाती है, यहाँ से इसका 10% जाएगी, यहाँ से इसका 10%। कैसे? अगर मान लीजिए यहाँ 1000 है, 1000% ऊर्जा है, तो यहाँ पे केवल 100% ही जा पाएगी, यहाँ पे 10% ही जाएगी और यहाँ पहुँचते पहुँचते ये 1% हो जाएगी। आपको कभी भी ऊर्जा का पिरामिड नीचे आता हुआ नहीं दिखेगा कि इस ट्रॉपिक लेवल से इस ट्रॉपिक लेवल पे ऊर्जा आ जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा ही होता है और हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ऊर्जा 10% ट्रांसफ़र होती है। ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया था? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नियम दिया था लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, लिंडमैन। इन्होंने ऊर्जा का 10% स्थानांतरण का नियम दिया था। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपेंथीज घसियाना है। नेपेंथीज घसियाना क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कॉर्निवोरस और प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कॉर्निवोरस और सेकेंडरी प्रोड्यूसर। नेपेंथीज घसियाना है क्या? देखिए, नेपेंथीज घसियाना जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, घटपर्डी पौधे के नाम से जानते हैं, इसे पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है। ये जो है देखिए, ये आपका ऊर्जा का पिरामिड हो गया। यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछने के पीछे वजह देखिए, क्योंकि ये जो पौधा होता है ये कीटभक्षी पौधा होता है। नेपेंथीज होता है ये कीटभक्षी पौधा होता है, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये प्राइमरी कॉर्निवोरस तो होता है, कॉर्निवोरस तो होता है क्योंकि ये कीटों को खाता है, लेकिन ये कीटों को इसलिए नहीं खाता है, अपने भोजन के रूप में ये कीटों को कभी नहीं खाता है। ये कीटों को क्यों खाता है? जिससे इसके शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति किया जा सके। जो नाइट्रोजन की कमी है उनको पूरा करने के लिए ये कीटों को खाता है। इसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। इसके बाद शाकाहारी में नहीं आएगा, मांसाहारी में नहीं आएगा, इसमें आएगा मांसाहारी में। प्राइमरी कॉर्निवोरस होता है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कॉर्निवोरस होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि ये स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन अपने शरीर में जो नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति के लिए ये कीटों को पकड़कर खाता है, जिससे नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके। इसलिए इसे मांसाहारी और उत्पादक दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा कि नेपेंथीज हो गया, इसके अलावा ड्रोसेरा हो गया, ये सारे पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए ये लोग क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं। तो ये प्राइमरी कॉर्निवोरस और प्राइमरी प्रोड्यूसर दोनों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। पौधों का मृदा विहीन संवर्धन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स या फिर एक्वाकल्चर। मृदा विहीन यानी पौधे ऐसी जगह पे उगाए जाएं जहाँ पे मिट्टी ना हो। बिना मिट्टी के पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो बिना मिट्टी के पौधों को उगाना ही आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा। हाइड्रो नाम से ही स्पष्ट होता है, जहाँ पे आपको हाइड्रो वर्ड देखने को मिल जाए। हाइड्रो का मतलब ही होता है जल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। इसको जल संवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? जल संवर्धन। जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों के माध्यम से उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में प्रयुक्त संयंत्र पोषक तत्वों को पानी में मिलाकर दिया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स समाधान के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं। इसमें विभिन्न रसायन जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी मिलाकर क्या किया जाता है?
पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, इन जो पौधे जो है जड़ के माध्यम से मिट्टी से जो है खनिज लेते हैं, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, क्लोरीन हो गया, निकल हो गया, इन सबको पौधों को डायरेक्ट प्रदान करवा दिया जाता है, इन्हें मिट्टी में नहीं उगाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। इस तरह की खेती जो है आपको जापान में ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन नहीं है, भूमि कम है, लोग जो है कई मंजिला घर बनाकर उस पर पौधे उगाते हैं। इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है? विच वन ऑफ दिस प्लांट कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर वाटर? कौन सा वो पौधा है जो एटमॉस्फेयर वाटर को शोषित कर सकता है, यानी एब्जॉर्ब कर सकता है? पहला है लेमन, मैंगो, नीम या ऑर्किड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्किड। ऑर्किड पौधा वातावरणीय जल को शोषित कर सकता है, यानी एब्जॉर्ब कर सकता है, या अधिपातव होता है, यानी एपीफाइट्स होता है। इसका मतलब क्या है कि ये दूसरे पौधे के ऊपर रहता है, इसमें जो है लटकने वाली जड़ें निकलती हैं, जो वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, नमी को सोखने के लिए जो इसकी जड़ें होती हैं, जैसे ये मान लीजिए ऑर्किड का पौधा है, ठीक है, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो इसके आसपास जो है ऐसे ऐसे निकली होती हैं, इसी के कारण इसे एपीफाइट्स कहा जाता है। अब ये जड़ें करती क्या हैं? ये जड़ें जो वातावरण में मौजूद नमी है उसको क्या करती हैं? सोख लेती हैं, उन नमी को क्या करती हैं? सोख लेती हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए इन जड़ों को क्या नाम दिया जाता है, इन जड़ों को क्या कहा जाता है, तो इन जड़ों को बेलमन नामक एक स्पंजी ऊतक होता है, उसकी सहायता से ये नमी सोखती है, इसलिए इन्हें बेलमन जड़ें कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? बेलामेन जड़ें कहा जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी कंज्यूमर आर, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस या ऑल ऑफ एबव। अब देखिए प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको पिरामिड बनाकर दिखाया। प्राइमरी कंज्यूमर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला क्या होता है? ये होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या होता है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक, उसके बाद आपका आता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। क्या हो गया? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद आता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? ट्रॉपिक लेवल नहीं पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे प्राइमरी कंज्यूमर पूछा जा रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर पहले ट्रॉपिक लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। यहाँ पे जो जितने भी पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं। कंज्यूमर कौन होगा? कंज्यूमर आपका शाकाहारी होगा, जो इन पेड़ पौधों को खाएगा, हर्बीवोरस होगा जो इन पेड़ पौधों को खाएगा। तो यही जो है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, और ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे होता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? जो प्रोड्यूसर को खाता है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधों को कौन खाएगा? शाकाहारी जीव जंतु खाएंगे। तो शाकाहारी जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। इन शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी खाएंगे। तो मांसाहारी सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। इसके अलावा इन मांसाहारी को कौन खाएगा? तो इन दोनों को ही वो जंतु खाएंगे जो सर्वाहारी होंगे। तो सर्वाहारी टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, लेकिन ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर्स एक विशेष प्रकार के परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। न्यूमेटोफोर्स किस में मदद करती हैं? श्वसन में, यानी रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपायरेशन में, या फिर नन ऑफ दीज। न्यूमेटोफोर्स किस में मदद करती हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था न्यूमेटोफोर्स के बारे में। न्यूमेटोफोर्स वही जड़ें थी जो है ऊपर आके ऊपर निकली रहती थी, न्यूमेटोफोर्स जड़ें कहलाती थी। ठीक है, तो न्यूमेटोफोर्स जड़ें जो है वो किस में मदद करती हैं? वो श्वसन में मदद करती हैं। किसमें? रिस्पायरेशन में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूमेटोफोर्स नहीं, अभी हम लोगों ने जो ऊपर देखा था वो न्यूमेटोफोर्स नहीं थे। ये कैसे थे? ये जो है जड़ें जो थी ये वेलामन टिश्यू की सहायता से ऊपर निकली रहती थी। न्यूमेटोफोर्स क्या होती है? तो न्यूमेटोफोर्स जो होती है वो ऐसी संरचना होती है जो आप लोगों ने देखा होगा, जो दलदली स्थानों पे या लवणीय मृदा में जो पौधे पाए जाते हैं उनमें जड़ें ऐसे नीचे लटकी रहती हैं, ऐसे नीचे उनकी जड़ें ऐसे लटकी रहती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पौधों में ऐसे जड़ें लटकी होती थी। ये प्रकाश संश्लेषण करने में इनकी सहायता करती है, श्वसन में इनकी सहायता करती हैं। ठीक है, श्वसन
कैसे पेड़ पौधे शोषण कैसे करते हैं? तो हम सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, प्लस इन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और इसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट, और इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट प्रेजेंट हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। इसके अलावा क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और क्या बचता क्या है उत्पाद के रूप में, तो जल बचता है। अब इसको हम लोग कंप्लीट कैसे कर लेंगे, ये अभी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 12 लगा दीजिए, और यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दिए, अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और न्यूमेटोफोर्स जड़ें जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं। अगर पूछा जाए कि कौन से पौधों में न्यूमेटोफोर्स जड़ें पाई जाती हैं, तो जितने भी लवड़ीय पौधे होते हैं, दलदलीय पौधे होते हैं, उसमें पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा राइजोफोरा, राइजोफोरा। इसके अलावा सोनेरेसिया, इसके अलावा एबीसीनिया, ये सारे जो पौधे हैं ये दलदलीय जगहों पे मैंग्रोव्स में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स में उगने वाले पौधों में निमेटोफोर्स निकल जाता है, और ये निमेटोफोर्स क्या करते हैं, रिस्पायरेशन में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिजीज। कैडमियम प्रदूषक का संबंध किस बीमारी से है? कैडमियम कौन सी बीमारी फैलाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी इटाई। कैडमियम की अधिकता हो जाए तो इटाई रोग होता है। अगर पूछा जाए ब्लड एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो ब्लड एनीमिया जो है ये आयरन की कमी से होता है, यानी Fe की कमी से होता है। इसके अलावा मिनी माता रोग, तो ये आयरन की क्या बोलते हैं, पारा यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मरकरी यानी कि Hg। एक मिनट रुक जाइए, Mg नहीं, Hg की अधिकता से, कमी से नहीं, Hg की अधिकता से क्या होगा, एक मिनट, Hg की अधिकता से क्या हो जाएगा, मिनी माता रोग होता है। और आयरन की कमी से ब्लड एनीमिया होता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होना, इस बात को ध्यान देना है, कहाँ पे अधिकता हो रही है, कहाँ से कमी हो रही है। आयरन की कमी से रक्त अल्पता होगा, कैडमियम की अधिकता यानी इसे लिखा जाता है CD, कैडमियम की अधिकता से इटाई होगा, और Hg यानी कि पारा यानी कि मरकरी माँ से मिनी माता रोग, इसकी अधिकता से होगा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारे बोन्स होते हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं, उसमें बहुत दर्दनाक मतलब जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा त्वचा की अधिकता से लीवर तथा फेफड़े का कैंसर भी होने की संभावना रहती है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हम सभी को पता है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, सनलाइट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्यों? ऑप्शन, ये कैंसर उत्पन्न करती है, ये जो है एंटीनोजेनिस्टिक आपका यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की विरोधी होती है, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है, या फिर ओजोन का क्षय करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उससे बहुत तेज़ क्रिया कर लेती है। इतना तेज़ तो हमारा ऑक्सीजन भी नहीं कर पाता। अगर हमारा ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन कैप्चर करता है तो ये जो है 16 हीमोग्लोबिन कैप्चर करता है, और ये ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 से 300 गुना अधिक कार्य करता है, ठीक है। इसकी अल्प मात्रा भी मनुष्य में सांस लेने से संबंधित बीमारियां उत्पन्न कर सकती है, सांस रुक भी सकती है, और मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि इसी वजह से इसको जो है दम घोटू गैस कहा जाता है, किसे, कार्बन मोनोऑक्साइड को। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई लोग अंगीठी जलाकर, अगर बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे हैं और वो रात में उस कमरे में जितने लोग थे सबके सब मरे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे जो है इनकी सांस रुक जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। ये हमारे हीमोग्लोबिन से बहुत तेज जो है क्रिया कर लेता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह जीव जो जीवाणु अथवा कवक के अलावा मृत कार्बनिक पदार्थों को खाता है क्या कहलाता है? तो
जीवाणु और कवक के अलावा, यानी कि बैक्टीरिया और फंगस के अलावा जो खाएगा उसे डेट्रीबोरस कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीकम्पोजर होता है आपका जीवाणु, और डीकम्पोजर और डेट्रीबोरस शब्द जो है ये एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं। डेट्रीबोरस को आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से मृत पदार्थों को निगलना और पचाना चाहिए, जबकि जो डीकम्पोजर होते हैं वो रासायनिक और जैविक क्रिया के माध्यम से इनको अवशोषित करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए है, यानी कि राइनासोर्स के लिए है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ? तो ये कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। इसके अलावा अगर बात करें आपको शेरों के लिए कौन सा है, तो गुजरात में स्थित एक गिर नेशनल पार्क है, ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है और ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आज आपसे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मस्क डियर यानी सुगंधित मृग के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है और किस राज्य में है। अगर आप में से किसी को भी इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2002 में आया हुआ है। तो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक टॉपिक आपको नेशनल पार्क का अलग से प्रोवाइड करवा देंगे हाथ से लिखकर। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, एस नहीं पूरा लिखिएगा कि हमें नेशनल पार्क का टॉपिक एक साथ प्रोवाइड करवा दीजिए, तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घास के मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में खरगोश कार्य करता है। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम रैबिट एक्ट्स एज। घास के मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में खरगोश किसकी तरह कार्य करता है? डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। तो खरगोश शाकाहारी होता है, इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर की तरह कार्य करेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें लोमड़ी, तो ये द्वितीय कंज्यूमर, और तृतीय कंज्यूमर कौन सा होगा? तो शेर वगैरह हो जाएगा जो सर्वाहारी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसी को मेथमोग्लोबिनिया के नाम से जाना जाता है। कॉज बाय द कंटामिनेटेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद हाई कॉन्सेंट्रेट ऑफ। किसकी अधिकता के कारण? सिंपल सा पूछा जा रहा है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को मेथमोग्लोबिनिया के नाम से जाना जाता है। ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। किसकी अधिकता के कारण? नाइट्रेट की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो मेथमोग्लोबिनिया यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें जो बच्चा होता है उसका शरीर नीला पड़ जाता है, इसलिए इसका नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम रखा गया। मेथमोग्लोबिनिया क्यों कहा गया? क्योंकि नाइट्रेट जो है वो रक्त में मेथमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर का रंग बदल देता है। इसी आधार पर इसका नाम मेथमोग्लोबिनिया नाम रखा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेंटेलम अल्बम है एक। सेंटेलम अल्बम एक क्या है? तो ये पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके पास अपने स्वयं के भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्षमता उपस्थित होती है, लेकिन ये पानी और अन्य प्रजातियों से अकार्बनिक पोषक तत्व लेने के लिए जड़ों पर निर्भर होता है, इसीलिए इसे पार्शियल यानी आंशिक रूप से पैरासाइट कहा जाता है। ये जो होता है पोषक यानी होस्ट पौधों पर निर्भर होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीआईसी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को समग्र रूप से क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय अ ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोड्यूसर। पारिस्थितिकी तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को सामान्य रूप से कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन। इसे एक निश्चित समयावधि में किसी परितंत्र में पौधे के प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कार्बन यौगिकों की कुल मात्रा भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर दे दे यहाँ पे ये ना दे के दिया होगा कार्बन यौगिकों की कुल मात्रा, तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप द्वारा नियत यानी कि निर्धारित संपूर्ण ऊर्जा एकीकृत तौर पर क्या कहलाती है? द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय अ ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। तो अभी हम लोगों ने देखा इसे क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। पीजीटी बायोलॉजी 2003 और इसके अलावा यूपी पीसीएस 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले ये पीजीटी में आया, उसके बाद इसी को घुमा के यूपी पीसीएस में पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय अ ग्रीन प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड। पारिस्थितिकी तंत्र में एक हरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा को समग्र रूप से क्या कहते हैं?
तो वही क्वेश्चन फिर से यूपीपीसीएस 2001 में भी आया हुआ था, यूपीपीसीएस 2004 में आया और इसके अलावा पीजीटी में आया। तो इसका सही जवाब क्या था, हम लोगों ने देखा था इसका सही जवाब था नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी सकल प्राथमिक उत्पाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर इक्वल टू होता है जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोड्यूसर माइनस आर यानी कि आर क्या होता है, आर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रिस्पायरेशन को, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इक्वल टू क्या होता है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और माइनस रिस्पायरेशन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक जीवधारी दूसरे को प्रभावित किए बिना लाभान्वित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं। यानी एक जीव है, ये किसी पे पैरासाइट है और इस जिस पे ये पैरासाइट है इसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही, केवल इसी को जो है लाभ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कॉमेंसलिज्म। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक दूसरे को कोई प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ना उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो इसको क्या कहेंगे, कॉमेंसलिज्म कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइट क्या होते हैं, तो वे जीव जो सड़े गले मृत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक हो गया। इसके अलावा अगर बात करें हम आपको सहजीविता की, सिम्बायोसिस क्या होता है, इसमें दोनों को लाभ होता है, ये सिम्बायोसिस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, किस शब्द इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया। इकोलॉजी शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है, इकोलॉजी किसके द्वारा गढ़ा गया, तो हम सभी को पता है अर्नेस्ट हेकल नाम के साइंटिस्ट ने इकोलॉजी शब्द दिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकियों को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपसे इन्वायरमेंटल बॉटनी पूछ ले या फिर इकोलॉजी पूछ ले तो दोनों एक ही बात है। टर्म किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड बाई टर्म ऑफ। ओजोन की परत की मोटाई किसमें मापते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओजोन की परत की मोटाई जो है वो डॉप्सन के माध्यम से यानी डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये परत क्या करती है, तो सूर्य से आने वाली 93 से लेकर 99% परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। 1928 से लेकर 1958 के बीच में डॉप्सन ने दुनिया भर में ओजोन की निगरानी की और इन्होंने बताया कि ओजोन किस तरह से परावैंगनी किरणों को रोकती है। इसी के आधार पर जो इसकी जो नापने वाली इकाई होती है उसे डॉप्सन यूनिट नाम दे दिया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन बात करें, मृतोपजीवी आवृत्तिबीजी का उदाहरण है, एग्जांपल ऑफ सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म कौन सा है, एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी मोनोट्रोपा हो जाएगा, सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। इसके अलावा नेपेंथ्रीज, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया ये कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आते हैं। कीटभक्षी पौधे जितने भी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, केवल अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े पुष्प वाला पादप कौन सा है, तो सबसे बड़े पुष्प वाला पादप जो है उसे रेफ्लिसिया के नाम से जाना जाता है। और रेफ्लिसिया जो होता है ये पूर्ण मूल परजीवी होता है, टोटल रूट पैरासाइट होता है। ये जो है सबसे बड़ा इसका पुष्प होता है, इस नाम को आप याद रख लीजिएगा, कौन सा है, रेफ्लिसिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा पुष्प वाला पौधा कौन सा है, रेफ्लिसिया है। ये पाया कहाँ से जाता है, तो ये मुख्यतः मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। और यह पूरी तरह से रूट पैरासाइट होता है। क्या होता है, रूट पैरासाइट होता है। इसका फूल लगभग लोग कहते हैं 10 किलोग्राम के बराबर एक फूल होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, कस्कुटा, ड्रोसेरा, मोनोट्रोपा या फिर ओरोबैंकी। तो मोनोट्रोपा अभी हम लोगों ने देखा था, मोनोट्रोपा जो था ये स्पोरोफिटिक एंजियोस्पर्म था। यहाँ पे जो कीटभक्षी पौधा है वो कौन सा है, ओरोबैंकी जो है, एक मिनट रुक जाइए, ड्रोसेरा होगा, ड्रोसेरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ये नहीं होगा, ड्रोसेरा इसी को ड्रोसेरा हो गया। कस्कुटा क्या होता है, ये अमरबेल होता है, ये कीटभक्षी नहीं होता है, ये पैरासाइट होता है, स्टेम पे पैरासाइट होता है। अमरबेल आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरे पौधों की तनाव पे ये जाके लटक जाता है। जबकि बात करें मोनोट्रोपा की तो ये जड़ी बूटियों के लिए सहायक होता है। और ओरावैंकी को हिंदी भाषा में आज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं, आज्ञा। यह
पौधा है जो सरसों के अलावा टमाटर व जीरे की फसलों पर जो है लग जाता है। और बाकी यहाँ पे जो कीटभक्षी पौधा है वो ड्रोसेरा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है जो पूरी तरह से गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एरनकाइमा बहुताया से मिलता है? एरनकाइमा किसमें प्रेजेंट होगा? तो हम लोगों ने देखा था जितने हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं उसमें एरनकाइमा प्रेजेंट होता है। जलीय पौधों में कोशिकाओं के बीच बड़े बड़े अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं जिन्हें वायुक्यूप यानी कि वायुसैक या फिर एरनकाइमा के नाम से जाना जाता है। ये पौधों को तैरने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग आपको हम सिलेबस दिखा देंगे। आप बता दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कराना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया नेपेंथिस इंसेक्टिवोरस होता है, बिल्कुल सही है। ओरोवैंकी परजीवी होता है और यहाँ पे यही दे दिया, यही गलत दे दिया है, जीरोफिटिक प्लांट दे दिया, जबकि ओरोवैंकी क्या होता है अभी हम लोगों ने देखा था। ओरोवैंकी जो होता है इसी को हिंदी में आज्ञा कहते हैं और ये कैसा होता है? पैरासाइट होता है। कैसा होता है? पैरासाइट होता है। यही गलत हो जाएगा। कसकुटा पैरासिटिक प्लांट होता है, बिल्कुल सही बात, इसे अमरवेल कहा जाता है। और यूट्रिकुलेरिया जो होता है ये हाइड्रोफिटिक प्लांट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग एक बार आपको दिखा देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो पादप रोग विज्ञान है। अगर आप चाहेंगे तो हम यहीं से जो है कंटिन्यू कर देंगे। टोटल 22 चैप्टर है। आप एक मिनट यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पादप रोग विज्ञान है। के अलावा अगर हम बात करें चैप्टर्स की तो ये आपके सामने चैप्टर्स के नाम दिए हैं। टोटल 22 चैप्टर्स हैं। पहला है जीवाणु, फिर है विषाणु, पहला है विषाणु, फिर जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अंडावृत्तबीजी, जीवाश्म विज्ञान, आवृत्तबीजी वर्ग की, आवृत्तबीजी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, पादप क्रिया विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, पर्यावरणीय वनस्पति विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, आणविक जैव विज्ञान या विविध। ये सारे टॉपिक आपके सामने दिए हुए हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या कराएं। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो अपने अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक चलेगा वो पादप रोग विज्ञान होगा। अगर आप चाहेंगे तो हम स्टार्टिंग से भी करा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें हमारे इसी चैनल पे यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो है अंडावृत्ति तक शायद या फिर कोशिका विज्ञान तक सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवाए गए टॉपिक वाइज। और इसके अलावा आपको जो भी सही लगे आप बता दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना है। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद।